नमस्कार मित्रों, YSR एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारी प्रथम वीडियो में देखा कि कोशिका का सामान्य परिचय हमने उस वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया था। और सामान्य परिचय अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप उसको देख करके फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, कोशिकाओं की संख्या मनुष्य के अंदर अरबों खरबों होती है और वो जितनी भी अरबों खरबों होती है प्रत्येक का आकार आकृति अलग अलग होती है। सबकी क्या होती है? आकार आकृति अलग अलग होती है। कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई ऊंची होती है, कोई नीची। अनेकों प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होती हैं। तो दोस्तों देखिएगा, कोशिकाओं के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया है। मैं यहाँ पर इसका भाग लिख रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, दो भागों में विभाजित की गई है। तो देखिएगा दोस्तों, प्रथम कौन सी कोशिका होती है? तो देखिएगा, एक कोशीय। कौन सी? एक कोशीय। देखिएगा दोस्तों, एक कोशिका कहां पर पाई जाती है? वे कोशिकाएं, वे जीव जिनके अंदर एक कोशिका विद्यमान होती है। क्या होती है? एक कोशिका क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है मेरे मित्रों? एक कोशिका उपस्थित होती है। वो क्या कहलाते हैं? एक कोशीय जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक कोशीय जीव कहलाते हैं। तो अगर मैं इनके उदाहरण की बात करूं, उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण के लिए अमीबा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एक कोशिका विद्यमान होती है। क्या होती है? एक कोशिका उपस्थित होती है। अगर देखिएगा, जैसे पैरामीशियम है, इसके अंदर भी क्या होती है? एक कोशिका उपस्थित होती है। तो इस प्रकार के जीवों को क्या कहेंगे हम? एक कोशीय कहेंगे। जिसके अंदर क्या? एक कोशिका उपस्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशीय जीव कहते हैं। एक कोशीय को हमने चित्र पढ़ा। और दोस्तों, आपने हमारी फर्स्ट वीडियो अगर देखी नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है और उसके पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको उपलब्ध है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर हमने आपको एक एक चैप्टर वाइज एक एक क्लियर पॉइंट वहां पर हमने आपको बता रखा है। वहां से आप पीडीएफ भी आपकी हेल्प के अनुसार देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए हमारा ऐप यूज कीजिएगा। हमारा ऐप YSR एजुकेशन प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। और अगर वहां से भी आपको नहीं मिलता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, वहां से आप नाम और अपने मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड कर वहां से आप बैच वाइज क्लासेस भी ले सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगली कोशिका होती है बहुकोशिका। क्या होती है? बहुकोशीय। ये क्या होती है? बहुकोशीय। ऐसे जीव जिनके अंदर अनेकों कोशिकाएं पाई जाती हैं या कोशिका उपस्थित होती है। अनेकों कोशिकाएं क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशीय कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बहुकोशीय कहते हैं। देखिए, जैसे हम उदाहरण की बात हम करें, बहुकोशीय जीव जैसे मानव है, ये बहुकोशीय जीव है। इसके अंदर क्या है? अनेकों अरबों खरबों क्या पाई जाती है? अरबों खरबों क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। अरबों खरबों क्या पाई जाती है मित्रों? कोशिकाएं पाई जाती है। और इस कोशिका के अंदर ये कोशिकाएं अलग अलग आकृति, अलग अलग आकार की होती हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, इनमें भी क्या पाई जाती है मेरे मित्रों? अनेकों प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। अरबों खरबों संख्या में इनकी कोशिकाएं उपस्थित होती है। ये देखिएगा, इनके भाग एक कोशीय, इनके अंदर
एक कोशिका उपस्थित होती है। बहुकोशिया जिसके अंदर अनेकों कोशिकाएं उपस्थित होती है, बहुकोशीय कहलाते हैं। अब देखिएगा मित्रों, हमने ये पढ़ा, आगे देखते हैं कोशिकाओं के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है, उनके अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं और उनके फिर अंतर पढ़ेंगे। तो बने रहे दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल के साथ। तो देखिएगा दोस्तों, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? कोशिका सजीवों के आधार पर दो प्रकार की होती है कोशिका। वो कौन कौन सी होती है? वो कौन कौन सी होती है देखिएगा दोस्तों। प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है ये हम स्पष्ट करेंगे आज। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का हम अंतर स्पष्ट करेंगे और दोनों के अंदर ये देखेंगे क्या क्या उपस्थित होते हैं, क्या नहीं होते हैं। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम यहाँ से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। चाहे हमें देर हो जाए, हमें भला ही टाइम लगे, लेकिन हम एक एक स्पष्ट करेंगे। यहाँ से प्रोकैरियोटिक, अगर मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दूं इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें जल्दी उपस्थित है, इसमें नहीं होती है, तो आपके यहाँ पर मेरे ख्याल में समझ कम से आएगा। इसलिए पहले सबसे पहले प्रोकैरियोटिक को समझते हैं, फिर देखते हैं यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, ये अंतर हम बाद में स्पष्ट करेंगे। पहले यहाँ पर इनको एक एक को समझते हैं। प्रोकैरियोटिक, देखिएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर देखिएगा मेरे मित्रों, प्रोकैरियोटिक के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है और केंद्रक अनुपस्थित होने के कारण इनमें कोशिका द्रव क्या होते हैं, अनुपस्थित तरीके से अनुपस्थित ढंग से क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और इन बिखरे हुए कोशिका द्रवों को क्या कहते हैं मित्रों? केंद्र काव्य कहा जाता है। केंद्र काव्य किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन एलडीसी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्र काव्य क्या होते हैं। तो मित्रों बने रहे इस YouTube के चैनल के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चनों से एमक्यू से भी हम आपको क्लियर कराते रहेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, पहले हम प्रोकैरियोटिक को क्लियर करेंगे। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक शब्द कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जॉइंट किया हुआ शब्द है। क्या जॉइंट? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। देखिएगा मित्रों, प्रोकैरियोटिक शब्द कुछ ऐसा शब्द लगता है जैसा कि इसमें कुछ जॉइंट किया हुआ। कैसे किया हुआ? जॉइंट किया हुआ सा लगता है। तो देखिएगा, प्रोकैरियोटिक, हम शब्द को थोड़ा तोड़ते हैं। जैसे प्रो, प्रो और यहां पर आता है कैरियोन या कैरियोटिक। प्रो और कैरियोन, इन दोनों को शब्दों को हम देखते हैं। पहले इनके बारे में, इनके अर्थ समझते हैं, ये इनका क्या अर्थ होता है, समझते हैं मेरे दोस्तों। प्रो का मतलब होता है पुराना, पुराना। क्या होता है? पुराना या फिर पहले, या फिर पहले, पुराना या फिर पहले। ठीक है दोस्तों। कैरियोन का मतलब होता है, या अर्थ होता है इसका केंद्र। क्या होता है? केंद्रक। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो मैं अर्थात इसको हम पहले बोले कि पहले केंद्रक, यानी कि केंद्रक से पहले, इसका अर्थ होता है केंद्रक से पहले। अर्थात जिस वो कोशिका जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया, जो वह कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और केंद्रक अनुपस्थित होने के कारण इसमें कोशिका द्रव बिखरे हुए रहते हैं, कोई सामान्य स्थिति में नहीं बिखरे हुए रहते हैं।
कई तरीके से बिखरे हुए होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रकाव्य कहा जाता है। तो देखिएगा, मैं चित्र की सहायता से हम इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, प्रत्येक कोशिकाएं कोई न कोई जीवाणु से मिलकर बनी होती है। जीवाणु में प्रत्येक जीवाणु में कोशिका अलग अलग परत से बनी हुई होती है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका को कर रहे हैं, तो इसकी हम सबसे पहले परतों को समझते हैं। जीवाणु के अंदर अलग अलग जीवाणु में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। तो देखिएगा मित्रों, प्रोकैरियोटिक के बारे में हम यह समझ पा रहे हैं। एक इस प्रकार की एक संरचना होती है, इस प्रकार की कोई संरचना होती है, इस प्रकार की कोई संरचना होती है। इस संरचना के अंदर 3 परत होती है। सबसे पहली फर्स्ट जो परत है, ये परत कहलाती है इसको ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाती है दोस्तों? ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। ये ग्लाइकोकैलिक्स का क्या काम होता है? ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रत्येक जीवाणु में अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं पर ढीली होती है, कहीं पर टाइट होती है, कहीं पर मोटी होती है, कहीं पर पतली होती है। ये अलग अलग प्रकार की प्रत्येक जीवाणु में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। और जहां पर जिस जीवाणु में ये ढीली पाई जाती है, यानी कि मुलायम पाई जाती है, ढीलापन पाया जाता है, उसे हम अपवंक कहा जाता है, अपवंक परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवंक परत कहा जाता है। जिन जीवाणुओं में ये ढीलेपन में पाई जाती है, उन्हें अपवंक परत कहा जाता है। और जहां पर ये कठोर पाई जाती है, मैं यहां पर ढीलापन लिख देता हूं, और जहां पर ये कठोर पाई जाती है, उस परत को हम क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। जहां पर ये ढीलापन में पाई जाती है, वहां पर अपवंक परत कहा जाता है। और जहां पर ये कठोर पाई जाती है, वहां पर ये कैप्सूल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कैप्सूल कहा जाता है इसे। और ये प्रत्येक जीवाणु में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। ये परत प्रत्येक जीवाणु में क्या पाई जाती है? अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। अगर मैं इसे इस तरह, यहाँ पर हम इस तरीके से बना देते हैं इसको, यहाँ पर पूरी ये फुल परत होती है, ये परत फुल परत पाई जाती है। इसके अंदर ये फुल परत पाई जाती है। अगली जो परत होती है इसकी परत, वो परत होती है इसकी कोशिका भित्ति। उसे क्या कहते हैं हम? कोशिका भित्ति कहते हैं। उस परत को हम क्या कहा जाता है मित्रों? कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसी प्रकार की वो परत होती है। यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से चित्र को मैं जहां तक है आपको कोशिश करूंगा समझाने की, समझ पूर्णतः आए, भले हमें थोड़ा टाइम लगे, बाकी हम समझेंगे पूर्ण तरीके से। इस प्रकार की एक ये परत होती है। और ये परत कौन सी परत होती है? कोशिका भित्ति। क्या कहलाती है? ये कोशिका भित्ति कहलाती है। ये परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति कहलाती है। यहाँ पर पूरी तरह ये भरी हुई होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। इस भित्ति का क्या कार्य होता है? इस भित्ति का कार्य यह होता है कि इसके आकार को ढालना होता है। क्या करना होता है? इसके आकार को, ये जैसे मोटी होगी तो ये भी मोटी हो जाएगी, ये पतली होगी तो ये पतली हो जाएगी। तो इसका क्या होता है? आकार को ढांचना होता है। इसको आकार को बिल्कुल पूर्ण तरीके से ढकती है। अगली परत जो होती है, इसकी जो परत, अगली परत जो होती है, वो परत होती है जीव द्रव झिल्ली। कौन सी? जीव द्रव झिल्ली। इस प्रकार की अगली परत होती है, जिसे हम क्या कहा जाता है? जीव द्रव झिल्ली कहा जाता है। इस जीव द्रव झिल्ली का किस प्रकार की होती है? ये इस प्रकार की जीव द्रव झिल्ली होती है। इसका कार्य देखिए, ये एक यूकैरियोटिक
समान होती है। अब यूकोरियोटिक को हम आगे समझाएंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार की है। अब मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक को उपस्थित होता है। ये परत होती है को जीव द्रव झिल्ली। कौन सी? जीव द्रव झिल्ली। ये परत होती है जीव द्रव झिल्ली। अगला देखिएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्या होते हैं, इस प्रकार धागे नुमा संरचना होती है। कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई पतली होती है, कोई मुलायम होती है। इस प्रकार की एक संरचना होती है। ये इस प्रकार की धागे नुमा संरचना होती है। इस प्रकार की कहीं छोटी होती है, कहीं पतली होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। इस संरचना इस प्रकार की जो धागे नुमा संरचना होती है, इस धागे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस धागे नुमा संरचना को हम रोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? रोम कहा जाता है। और इस रोम का क्या कार्य होता है? इस रोम का क्या कार्य होता है? ये रोम का कार्य किसी वस्तु को सतह को क्या करना है? चिपकाना होता है। क्या होता है? वस्तु का क्या होता है? चिपकाना होता है। और इस प्रकार की इसमें ये कुछ द्रव न्यूक्लिक फैले हुए होते हैं इसमें, इस प्रकार के। तो इन फैले हुए द्रवों को क्या कहता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहा जाता है। और इसके अंदर भी क्या होते हैं? इसके अंदर इस प्रकार के एक धागे नुमा एक संरचना होती है। इस धागे नुमा संरचना को, इस प्रकार की एक धागे नुमा संरचना होती है। और इस धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है मित्रों? इस प्रकार की धागे डीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। इनके बारे में हम आगे सारे का विशिष्ट तरीका से वर्णन करेंगे। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? डीएनए कहा जाता है। इसमें इसके अंदर जो द्रव पहले होते हैं, इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम कहा जाता है। इस प्रकार की एक संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना होती है। और इस संरचना को हम कहा जाता है फुल संरचना। ये होती है प्रोकैरियोटिक संरचना। इस प्रकार की इस प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर जो ये पूंछ के नुमा होता है, ये पूंछ के नुमा होता है, इसको हम कसाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कसाब कहा जाता है। इस प्रकार की पूंछ नुमा जो संरचना होती है, इसे हम कसाब कहा जाता है। इस प्रकार की प्रोकैरियोटिक की संरचना होती है। इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस परत पाई जाती है। दूसरा कोशिका भित्ति, दूसरी जो परत होती है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तीसरी जो परत होती है इसे जीव द्रव कहा जाता है। इसे धागे नुमा जो संरचना होती है, इन धागे नुमा संरचना को रोम कहा जाता है। इन धागे नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना आपको दिख रही है, इसको हम डीएनए कहा जाता है। और इसके अंदर एक राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर राइबोसोम और कोशिका द्रव। तो इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं हम आपको स्पष्ट बता देते हैं। फिर उसके बाद में जब हम यूकोरियोटिक पढ़ेंगे तो आपको अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन उठते हैं, उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। सबसे पहले देखिएगा मित्रों, फैले पाया जाता है कसाब। कौन सा? कसाब पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कसाब पाया जाता है। दूसरा होता है मित्रों, इसके अंदर तीसरा और चौथा। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट परत पाई जाती है ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है। दूसरी पाई जाती है यहाँ पर कोशिका भित्ति। तीसरी पाई जाती है जीव द्रव झिल्ली। अगला पांचवा पाया जाता है इसके अंदर डीएनए। छठा पाया जाता है इसके अंदर राइबोसोम। और
सातवां पाया जाता है कोशिका द्रव, और आठवां पाया जाता है इसके अंदर रोम। तो इस कोशिका प्रोकैरियोटिक के अंदर ये उपस्थित होते हैं। आगे चलकर हम जब यूकैरियोटिक को करेंगे वहां पर हम जो इनमें पाया जाता है उनमें नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार के जब हम अंतर स्पष्ट कर लेंगे तो आगे देखिएगा दोस्तों। अगर हमें आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।